हर बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता के साथ साथ शिक्षकों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार उनके आगामी जीवन की आधारशिला को सुनिश्चित करता है। इसीलिए कक्षा शिक्षण को बाल केंद्रित बनाना और उसमें सकारात्मक सुधार लाना प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी भी विद्यालय में शैक्षिक सुधार के लिए प्रयासरत शिक्षक इन 5 सवालों से जूझते रहते हैं। मुझे क्या करना है? यही क्यों करना है? इसे मैं अपनी परिस्थितियों में कैसे अच्छी तरह करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है? मुझे अपना काम बेहतर करने में कहां से और कैसे मदद मिलेगी? शिक्षकों के समक्ष प्रतिदिन आने वाली इन नई नई चुनौतियों तथा शिक्षण कार्य में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षकों के प्रयोगार्थ 3 हस्त पुस्तिकाओं ध्यानाकर्षण, आधारशिला तथा शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है। इन हस्त पुस्तिकाओं में उन तकनीकियों एवं शैलियों का वर्णन किया गया है जिसका उपयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं तथा उन सभी बच्चों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें सीखने में मदद की आवश्यकता है। ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में बच्चों के चिह्नांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकियों का उल्लेख किया गया है और आधारशिला में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में भाषा और गणित संबंधी बुनियादी समझ को पुख्ता करने हेतु मजबूत आधारशिला रखने की बात की गई है। शिक्षण संग्रह में रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण, सक्रिय पुस्तकालय, शिक्षक डायरी तथा आकर्षक विद्यालय भवन को सीखने की सहायक सामग्री के रूप में कैसे विकसित किया जाए इसका वर्णन है। वास्तव में यह तीनों हस्त पुस्तिकाएं एक दूसरे की पूरक हैं। आइए देखते हैं कि आधारशिला हस्त पुस्तिका के संबंध में एक प्रशिक्षक किस प्रकार शिक्षिका की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आधारशिला हस्त पुस्तिका के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी सीमित है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल मधु, आपको इसके बारे में भी अवश्य जानना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी विषय वस्तु के बारे में आपको बताते हैं। आधारशिला हस्त पुस्तिका को 6 भागों में बांटा गया है, जिसके भाग 1 में है आधारशिला हस्त पुस्तिका का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। इसके साथ साथ फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और आवश्यकता, आधारभूत सीखना और सिखाना, गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण के लक्ष्य और उनके संकेतक तथा बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बेहतर शिक्षण योजना के महत्व को स्पष्ट किया गया है। भाग 1 की विषय वस्तु को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। इसमें फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा और समझ के अंतर्गत भाषा विकास और गणितीय दक्षता विकास की बातें मुख्य रूप से की गई हैं। साथ ही गणित सीखने का क्रम ELPS और सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ERAC के सिद्धांतों के बारे में भी बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया है। सत्र के प्रारंभ में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करें तथा कक्षा 1 और 2 के बच्चों में लर्निंग आउटकम की समझ, लक्ष्य और आकलन संकेतक के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन सर, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की योजना किस प्रकार बनाई जाएगी? फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी और कार्य योजना किस प्रकार बनाई जाए, इसके लिए आप हस्त पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 34 पर दिए गए प्रारूप से सहायता ले सकते हैं। इस विस्तृत साप्ताहिक कार्य योजना की मदद से कक्षा शिक्षण के लिए चयनित लर्निंग आउटकम और लक्ष्यों का निर्धारण कर सकते हैं। हस्त पुस्तिका में गतिविधि आधारित शिक्षण के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है मौखिक गतिविधियाँ, दूसरी लिखित गतिविधियाँ, तीसरी सामग्री आधारित गतिविधियाँ और चौथी है ICT आधारित गतिविधियाँ।
इसके साथ साथ कक्षा प्रबंधन और कक्षा व्यवस्था कैसी हो, भाषा और गणित की कक्षाएं तथा शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। भाग 2 में प्राथमिक स्तर पर बच्चों में हिंदी भाषा विकास के उद्देश्य से हिंदी भाषा की मौलिक दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिनके आशय और कब माने कि बच्चों में इन दक्षताओं का विकास हो गया, इसको हस्त पुस्तिका में बहुत ही सरलता से स्पष्ट किया गया है। इसमें भाषा संरचना और व्याकरण तथा कल्पना एवं सृजनात्मकता पर आधारित शिक्षण विधियों और आकलन के तरीकों का विवरण दिया गया है। भाग 2 में आरंभिक स्तर पर भाषा के विकास और शिक्षण पर बात की गई है। इसमें अनुभूति, चिंतन, विचार और अभिव्यक्ति के सहसंबंध को दर्शाते हुए भाषा सीखने सिखाने का क्रम LSRW का भी विस्तृत वर्णन है। भाषा के विकास का क्रम यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के कौशल को बढ़ाने के तरीके और उनसे संबंधित गतिविधियों का कक्षा शिक्षण में प्रयोग करने से बच्चों में इन भाषाई कौशलों का विकास होगा। इसके अतिरिक्त इसमें चर्चा और बातचीत, चित्र कहानियों पर बातचीत, कविताएं, अभिनय और रोल प्ले जैसी 40 गतिविधियों को शामिल किया गया है। दूसरे भाग का अगला बिंदु है भाषा शिक्षण के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजनाएं किस प्रकार बनाई जाएं। पृष्ठ संख्या 84 पर दक्षता आधारित आकलन, संकेतक, आकलन हेतु संभावित तरीकों से संबंधित प्रेरणा तालिका दी गई है। इसके साथ साथ पढ़ने की बुनियादी तैयारी हेतु क्या जरूरी कदम उठाएं, पठन सामग्री का चुनाव किस प्रकार करें, पठन विकास में किन गतिविधियों का चयन करें, ये भी इसके मुख्य बिंदु हैं। लेखन कौशल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कक्षा रणनीतियां और मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से आप अपने कक्षा शिक्षण को आनंददायक बना सकते हैं। अगले चरण में भाषा की संरचना, व्याकरण, कल्पना और सृजनात्मकता आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के साथ साथ इन बिंदुओं पर आधारित प्रेरणा तालिका में भाषा की संरचना और व्याकरण, कल्पना एवं सृजनशीलता संबंधी आकलन व संकेतक तथा उनसे संबंधित तरीकों का जिक्र किया गया है। इसका अर्थ है कि भाग 2 में हमें भाषा विकास संबंधी सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। बिल्कुल। भाग 3 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं सर? भाग 3 मुख्य रूप से गणित सीखने सिखाने पर आधारित है। प्राथमिक स्तर पर गणित में केंद्रित लर्निंग आउटकम का ध्यान रखते हुए बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास कैसे करें, इसके लिए गणित सीखने सिखाने का क्रम ELPS का बहुत सरल शब्दों में वर्णन किया गया है। शिक्षकों की मदद के लिए इस पर कुछ शैक्षिक वीडियोस का भी निर्माण किया गया है, जिनकी सहायता से आप इन बिंदुओं पर अपनी अच्छी समझ बना सकती हो। इस भाग में गणित शिक्षण के घटकों के साथ साथ गणित की कक्षाओं के नियोजन की भी जानकारी मिल जाएगी। संख्या पूर्व अवधारणाएं एवं लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियों, फोकल लर्निंग आउटकम तथा नेस्टेड लर्निंग आउटकम के बारे में समझने के लिए आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। हस्त पुस्तिका में लर्निंग आउटकम से संबंधित ऐसी बहुत सी गतिविधियां और शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, जिनका प्रयोग करके आप बच्चों में गणित की स्पष्ट समझ बना सकती हो और प्रेरणा तालिका में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकती हो। इस हस्त पुस्तिका में गणित की 4 मौलिक संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा और भाग में गणित सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया ELPS का उपयोग कैसे करें, इसके लिए भी अनेक गतिविधियां बताई गई हैं। सर, क्या इसमें संख्यात्मक गणित के अलावा ज्यामिति, मापन आदि के विषय में भी बताया गया है? हाँ, इसमें स्थान, दूरी की समझ, तौल, धारिता, वस्तुओं की बनावट, आकार, इन सभी विषयों पर बच्चों की समझ को विकसित करने के लिए गतिविधियां, शिक्षण के तरीके, इनसे संबंधित अधिगम लक्ष्य और आकलन संकेतक दिए गए हैं। साथ ही समय, कैलेंडर, मुद्रा जैसी दैनिक जीवन की गणित पर भी बात की गई है। भाग 4 में कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों में गणित के साथ भाषा और परिवेशीय अध्ययन से संबंधित कौशल विकास के तरीकों और गतिविधियों पर बात की गई है। साथ ही लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजनाएं भी दी गई हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी शिक्षण योजनाएं तैयार कर सकती हो। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों में संख्या पद्धति और संख्या की अवधारणा, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न तथा दशमलव संख्याएं, प्रतिशत मापन और ज्यामितीय आकृतियां, समय, मुद्रा, तालिका आदि विभिन्न बिंदुओं के लर्निंग आउटकम की संप्राप्त कैसे हो, इसके लिए भी
मार्गदर्शित किया गया है। साथ ही बच्चों के आकलन का संकलन किस प्रकार करें, इसके लिए सुझाव दिए गए हैं। अब बात करते हैं परिवेशीय अध्ययन की। भाग 4 के अंतिम चरण में कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए परिवेशीय अध्ययन संबंधी कुछ लर्निंग आउटकम दिए गए हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन करने से आपको ये भली भांति स्पष्ट हो जाएगा कि इन कक्षाओं में बच्चों के लिए विषय में क्या दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी से मेरे मन में इसको पढ़ने की उत्सुकता बढ़ गई है सर। बहुत अच्छा, इस उत्सुकता को कायम रखना। ये आगे चलकर आपकी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करने वाला है। भाग 5 में क्या बताया गया है सर? भाग 5 में विशेष रूप से बच्चों के आकलन और मूल्यांकन संबंधी जानकारी दी गई है। आकलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कक्षा में काम के दौरान और उसके बाद भी बच्चों का आकलन, मूल्यांकन और फीडबैक करते रहना चाहिए। हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन किन बिंदुओं पर किया जाए, मूल्यांकन के लिए किस प्रकार की गतिविधियां हों। इसके अलावा इस भाग में बच्चों और माता पिता को बच्चों के मूल्यांकन के बारे में सूचित करने संबंधी तथ्य भी दिए गए हैं। इसके लिए आप पृष्ठ संख्या 258 से 262 तक दिए गए भाषा और गणित के व्यक्तिगत और सामूहिक आकलन प्रपत्र का सहयोग ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, इन गतिविधियों के लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना मत भूलना। बिल्कुल नहीं सर, बस अब आप मुझे इसके छठे भाग में दी गई जानकारियों से भी परिचित करा दें। बिल्कुल बताता हूँ। भाग 6 में शिक्षकों के आत्मावलोकन और विश्लेषण हेतु उनमें स्वयं के प्रदर्शन, आकलन और सुधार की बात की गई है। शिक्षण प्रदर्शन मानक और शिक्षण विधियों को अवश्य पढ़ना। इसके साथ शैक्षिक सकारात्मक बदलाव और स्वयं विकास की योजना, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव या सुधार के तरीकों, स्कूल, बच्चों व शिक्षकों के आपसी संबंध कैसे हों, जैसी बहुमूल्य जानकारियां भी दी गई हैं। शिक्षकों के स्वयं मूल्यांकन और आत्मचिंतन के लिए कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जो शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और शिक्षक के रूप में उनकी यात्रा पर आधारित है। पुस्तिका के अंतिम प्रश्नों पर फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी और साप्ताहिक कार्य योजना भी दी गई है। इसका लाभ अवश्य उठाएं और कक्षा शिक्षण करते समय किन बातों को करना है और किन्हें नहीं करना है, इनको भी स्पष्ट रूप से समझ लें, जिससे जब भी आप अपनी कक्षा के लिए किसी भी प्रकार की गतिविधि या शिक्षण योजना का निर्माण करें तो आपको किसी प्रकार का संदेह न रहे। एक मुख्य बात, इन हस्त पुस्तिकाओं में दिए गए बिंदुओं पर शैक्षिक वीडियो भी बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर आपको अवश्य लाभ होगा। अरे वाह सर, इन वीडियोस की मदद से मैं निश्चित ही अपनी शिक्षण तकनीकियों और शैली में आवश्यक सुधार लाते हुए बच्चों के लिए रोचक, आनंददायक और जीवंत विद्यालय के वातावरण का निर्माण करने में सफल होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रकार आपने देखा कि इस हस्त पुस्तिका के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों में भाषा व गणित की बुनियादी समझ विकसित करने हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का उचित समाधान प्रस्तुत करना है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शिक्षकगण अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी एवं आनंददायक बनाने के उद्देश्य से इन हस्तपुस्तिकाओं का प्रयोग अवश्य करेंगे, जिसके फलस्वरूप सभी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप निर्धारित दक्षताओं को सीख सकेंगे। बच्चे ही देश का भविष्य हैं। जब हमारे बच्चों की शैक्षिक आधारशिला मजबूत होगी, तभी हमारे देश की प्रगति की आधारशिला भी मजबूत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों में एक मजबूत शैक्षिक आधारशिला रखने की।